हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 13th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 14th क्वेश्चन सॉल्व किए थे और अब जो है सेकेंड पार्ट में हम उसी के आगे जो है 15th क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर देख लें, ठीक है। हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन, जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक के डिटेल सोल्यूशन को समझा, ठीक है ना। अर्थात पहले उस टॉपिक को समझा, ठीक है, कि उस टॉपिक में भाई जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, अर्थात उस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और फिर हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया है, ठीक है ना। केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं आपको जो है बताया है, पूरा का पूरा जो है जिस टॉपिक से भी पूछा गया उस टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया गया और फिर क्वेश्चन का आंसर। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। अभी तक हम लोग जो है 13 का फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर कर चुके हैं और 12 आपके प्रैक्टिस टेस्ट तो पूरे कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज उसी के आगे जो जहां पे 13th का फर्स्ट पार्ट फिनिश हुआ था उसी के आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो आपको पता है कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, रीजनिंग, ठीक है ना। रीजनिंग के क्वेश्चन आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। CUT का जो आपका एग्जाम होगा, CUET का UG का जो मई में है, उसमें आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 आपके मैथ से और 25 जनरल नॉलेज से आएंगे। तो जो है आपको उसमें टोटल जो 70 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 75, आपको करने होंगे 60, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन लेफ्ट करने, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन आप लेफ्ट नहीं करेंगे। कोशिश मेरी यही है कि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन का कलेक्शन भी अच्छा खासा हो जाए और आपका टॉपिक भी क्लियर रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज की जो क्लास है, आज का जो क्वेश्चन है वो आपका 15th नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये 15th नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका पूछा गया है एनालॉजी टॉपिक से, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर in the same way as the second number is related to the first number। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए 13 का रिलेशन किससे है, 109 से, तो उसी प्रकार से 24 का रिलेशन किससे होगा, 194 से होगा, 201 से होगा कि 197 से होगा कि 216 से होगा। तो यहां पर देखें, अगर बात करें तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया वो लिया गया एनालॉजी टेस्ट से। किससे लिया गया, एनालॉजी टेस्ट से, अर्थात सादृश्यता परीक्षण, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सादृश्यता परीक्षण, जो हम लोग 3 टाइप में पढ़ते हैं, वर्ड एनालॉजी शब्द सादृश्यता, नंबर एनालॉजी अर्थात संख्या सादृश्यता, ठीक है ना, और एक है आपका अल्फाबेट एनालॉजी अर्थात अक्षर सादृश्यता, अल्फाबेट, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी से पूछा गया है। एनालॉजी में क्या है कि दोनों तरफ के, जैसे आपके पास एक तराजू है, तराजू में 2 पलड़े हैं, ठीक है ना। तो जो दोनों पलड़े हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो 13 का रिलेशन 109 से है उसी प्रकार से 24 का रिलेशन किससे होगा। तो जिस आधार पे आप 13 से 109 लाएंगे वही कॉन्सेप्ट आप 24 से इधर लगाएंगे। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि 13 से मैं 109 कैसे ला सकता हूं, अगर मैं 13 में 9 का मल्टीप्लाई कर लूं, 13 9 का कितना होता है 117, और इसमें मैं माइनस का 8 कर दूं तो ये 109 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 17 में से 8 गया 9 होता है। इसी प्रकार से जरा सेम यही कॉन्सेप्ट जरा उसमें लगा दे दीजिए, 24 × 9 कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 और 3 आपका होड़ लो गया ना, दुनिया 18, 3 कितना हो जाएगा 21, माइनस का 8 तो ये जाएगा 208। 208 के ऑप्शन में दिया गया, नहीं दिया गया,
तो फिर ये आपका सही नहीं है, फिर ये सही नहीं, कुछ और सोचिए। अगर जो है मैं 13 में 8 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो 13 8 जा 104 होता है ना, इसमें 5 मैं ऐड कर दूँ तो 109 हो जाएगा। ज़रा ये तरीका लगाइए, तो 24 इंटू 8 कर दूँ कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, 3 होल्ड हुआ, 8 2 जा 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, प्लस का 5 कर दीजिए। 197 क्या ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान देना, जो तरीका यहाँ पर इधर लगेगा सेम वही तरीका इधर भी लगेगा। देखो जो तरीका हमने 13 से 109 में लगाया वही तरीका हमने 24 में इधर लगा दिया, आंसर क्या गया 197। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका जो है एनालॉजी टॉपिक से ही पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स इन द गिवन सेट 8 7 407। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए सेट में संख्याएं हैं। अब एक आपको संख्याओं का सेट दिया गया है 8 7 407। अब आपको बताना है कि जो रिलेशन इन संख्याओं के बीच में है सेम वही रिलेशन इनमें से ए बी सी डी में से किस में है, सेम उसी प्रकार का जो है संख्याओं के बीच रिलेशन। तो अब यहां पर सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो ये आपको सेट दिया गया है 8 7 और 407 का, इन संख्याओं के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है ना, तो अब अगर यहां पर हम देखें कि भाई 8 7 में ऐसा हम क्या करें कि 407 आ जाए। ठीक है ना, तो अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो 8 7 जा 56 ही होता है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर स्क्वायर क्यूब की बात करें, जैसे हम अगर बात करें 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 जा 63 होता है, 9 4 जा 36 होता है। यूनिट डिजिट यहाँ पे आपका 7 है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, शायद भाई कुछ ऐड करने पे इतना आ जाए। 49 मल्टीप्लाई कर दो, पहले 40 का कर दो तो 0, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। तो ये तो ज़्यादा निकल जाएगा, 407 है, ये तो जाके 2000 तक में पहुँच जाएगा। नहीं, ये तो नहीं बनेगा, यहाँ से बात तो नहीं बनेगी, मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर स्क्वायर क्यूब की बात करें, जैसे अगर यहाँ पे हम देखें तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है ना, 8 का क्यूब 512 और 7 का क्यूब होता है 343। दोनों को ऐड करने पे ये आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक मिनट जरा रुको, देखो यहाँ पे अगर ऐसे कर लें, यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लें कि भाई 7 का क्यूब प्लस 8 का स्क्वायर, तो क्या बात बन सकती है क्या? देखो जरा, आपने कहा 7 का क्यूब है 343, 6 का 8 का क्यूब है 64, कितना हो जाएगा 4 3 7 6 4 10 3 1 4। हाँ, इस बात यहाँ से बात बन जाएगी। देखो भाई यहाँ पे देखो, जब हमने इसका क्यूब दोनों क्यूब किया तो बात नहीं बनी, लेकिन जब एक का क्यूब और एक का स्क्वायर कर दिया, किसका क्यूब 343, 7 का क्यूब सेकंड संख्या का क्यूब फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों को ऐड करने पे लास्ट तीसरी संख्या आ गई। अब जरा देखिए यही आपका जो है किस नंबर पे यहाँ पर लगेगा। अगर हम बात करें ए की, अगर हम बात करें ए की, तो आपने कहा 8 का क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। नहीं, ये तो ज़्यादा इससे आएगा, इसलिए पहला तो सही नहीं है। सेकंड जरा चेक करो, 8 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये अगर हम सेकंड की बात करें तो 8 का क्यूब प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका जो है 512 प्लस 100, तो ये 612 आ जाएगा। ये भी आपका सही नहीं है। जरा सी को चेक करें,
तो सी में आपका जो है अगर 12 के क्यूब की बात करें तो 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 होता है, और ये संख्या 450 उससे बहुत कम है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। डी की अगर चर्चा करें, अगर हम डी की चर्चा करें देखो 6 का क्यूब प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 216 प्लस 81, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 297। यहाँ पे दिया गया है आपका 339, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भाई ऑप्शन में कुछ गलती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये होना चाहिए, यहाँ पे आपका ये होना चाहिए 96 एंड 297 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 297 होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन यहाँ पे गलत है, चूंकि किसी में भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लगाते तो ये ऑप्शन होना चाहिए 96297। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑप्शन गलत है क्योंकि किसी में भी ये चीज नहीं लग रही। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर है किस प्रकार से हमें करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो आपको सेट दिया जाता है वहां से हम रिलेशन निकालते हैं, और सेम वही रिलेशन किस नंबर पे लगेगा वो हमें निकालना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, 17th नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीरीज से, सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया अल्फाबेटिकल सीरीज से। अगर हम बात सीरीज की करते हैं, तो सीरीज दो प्रकार से हम पढ़ते हैं। एक आपकी नंबर सीरीज और एक है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। और जब भी बात अल्फाबेट की आती है सबसे पहले बात होती है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की आती है बात होती है 1 to 26 की। एक सीरीज और हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं रिपीटेड सीरीज या स्मॉल लेटर सीरीज, ठीक है ना। तो जब अल्फाबेटिकल सीरीज की बात आती है तो वहां पे हम बात करते हैं 1 to 26 की, लेकिन जब बात आती है रिपीटेड सीरीज की वहां पर भी अल्फाबेट आते हैं, लेकिन वहां पे हम अल्फाबेट के कोड की बात नहीं करते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर सीरीज दी गई है ये, ठीक है ना, ये अल्फा। अब यहाँ पर इसको किसके द्वारा हम सॉल्व करेंगे, इसके कोड के द्वारा। जैसे देखो सीरीज क्या है आपकी ATEUIVOW क्वेश्चन मार्क X। अब आपको बताना कि RMUZ में कौन सा आपका यहाँ पर आएगा। देखो जरा सीरीज क्या दी गई है, A, फिर है आपकी T, फिर है E, फिर है UI, फिर है आपका V, फिर है आपका OW, यहाँ पर क्या आएगा लास्ट में आपका X। अब अगर मैं कोड की बात करूं देखो तो A का 1, T20, E5, U21, I9, V22, O15, W23, X24। जैसे ही आपने कोड लिखा सारी की सारी आपको गणित समझ में आ गई। देखो यहां पे अगर आप देखें तो अल्टरनेट में दो सीरीजें चल रही हैं, अब आप अल्फाबेट को भूल जाइए, अब आप उसके जो है कोड से बात करिए जो उसकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है ना। मैंने आपको जो है फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया इस चीज को कि कैसे प्लेस वैल्यू आपको याद करना है। फार्मूला होता है आपका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अल्फाबेट की, एक होता है इजोटी और एक होता है सिफ्लोरॉक्स, ठीक है ना, EJOTY, और एक आपका सिफ्लोरॉक्स CFILORUX, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप किसी फार्मूले पर बेस्ड ही ना होइए, डायरेक्ट आप याद रखें उसके कोड को, उनकी प्लेस वैल्यू को। भाई सीक्वेंस में अगर मैं पूछूंगा तो सबको A to Z आता है, सब कोई जो है अगर मैं काउंट करो तो आप इस प्रकार से काउंट करेंगे भाई A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26।
लेकिन अब आपको इनको रैंडमली भी याद रखना है। जब जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया ना, इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप सारे कोड आपको याद रहेंगे। और अगर कोड याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से चुटकियों बजाते आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, जहां भी अल्फाबेट की बात होगी। क्योंकि जब आप कोड के माध्यम से करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जैसे ही आपने कोड लिख दिया, तुरंत आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर अगर मैं 1 का रिलेशन 20 से लिखता हूं, भाई सीरीज का मतलब एक पैटर्न फॉलो होगा, एक सीक्वेंस चलेगा, जिससे आप खुद कहेंगे कि हाँ यहाँ पर ये अल्फाबेट आएगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक सीक्वेंस, जैसे अगर मैं बात करूं नंबर की, जैसे मैं बात करूं अल्फाबेट की, अगर मैंने कहा ए बी सी, आगे क्या क्या था बोलेंगे डी आएगा, आगे क्या आएगा ई आएगा। क्या ये बताने की जरूरत है क्या मुझे? नहीं, चूंकि एक सीक्वेंस चल रहा है ना। उसी प्रकार से सीरीज में भी एक सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं अल्टरनेट की बात कर लूं तो ए से मैंने ई ले लिया, आपने कहा प्लस का 4, यहां देखो ई से आई ले लिया प्लस का 4, चूंकि 4 + 1 5, 5 + 4 आपका 9, 9 प्लस का यहां क्या हो जाएगा आपका 6, 9 + 6 है आपका 15, तो 15 प्लस का 6 हो जाएगा आपका 21, और 21 होता है आपके यू का कोड। सर यहाँ पे आपने 6 क्यों प्लस कर दिया? देखिए 2 बार प्लस का 4 हुआ, तो जब यहां प्लस का 6 है तो 2 बार प्लस का 6 भी होगा, तो एक बार ये हो गया, एक बार और कर दो, तो 15 प्लस का 6 21, 21 होता है यू का कोड। अब जरा अल्टरनेट देखिए, एक सीरीज आपकी अभी और चल रही है, वो क्या है देखो, 21 + 1 20 + 1 21, 21 + 1 22, 22 + 1 23, और 23 + 1 आपका 24। तो दो सीरीज इसमें चल रही है, एक चल रही है आपकी प्लस का 4 प्लस का 4 फिर प्लस का 6 फिर प्लस का 6, और एक चलिए प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1। क्लियर है? तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका यू। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा आपका, जो है यू आ जाएगा। तो जब भी बात अल्फाबेट की आती है, हमेशा आप अल्फाबेट के कोड के माध्यम से उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 18th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका पूछा गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक से, जिसे हम जो है न्याय निगमन भी कहते हैं, न्याय निगमन भी कहते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहते हैं। अब सबसे पहले यहां पर एक बात जरा समझो, जो आपका न्याय निगमन का टॉपिक है, अर्थात सिलोगिज्म का जो टॉपिक है, उसमें आपका स्टेटमेंट दिया जाता है और आपको कंक्लूजन दिया जाता है। स्टेटमेंट के आधार पे आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना है, ठीक है ना। अब यहां पर इस चीज को समझ लीजिए कि जो स्टेटमेंट कहेगा उसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना। स्टेटमेंट ने जो कह दिया सो कह दिया, ठीक है ना। स्टेटमेंट यहाँ का राजा है, जो कहेगा उसको आपको 100% सही मान करके चलना है, उसके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना। अगर उसने कहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 100% सही होना चाहिए, सही मानना है, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जितनी जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी गई, जो जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी गई है वो आपके लिए 100% है, ठीक है ना। और जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिनके रिलेशन के बारे में स्टेटमेंट में नहीं बताया गया, वो रिलेशन आपका पॉसिबिलिटी में तो 100%, लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे तो भाई उसके बारे में, जिसके बारे में कोई स्टेटमेंट आपको दिया ही नहीं गया, उस स्टेटमेंट उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा, तो वो आपके लिए 100% नहीं है। तो जो हमें 100% पता है वो 100% कंक्लूजन भी सही होगा, क्योंकि यहां पर 50% के कोई चांस नहीं। जो चीज है वो 100% होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं सिलोगिज्म की, तो सिलोगिज्म में 3 वर्ड मेन होते हैं, एक आपका सम, एक आपका ऑल और एक आपका नो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इनके लिए डायग्राम कैसे बनता है, सम के लिए कैसे बनाते हैं, ऑल के लिए कैसे बनाते हैं और नो के लिए कैसे बनाते हैं। तो यहां पर देखो
स्टेटमेंट के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। जैसे स्टेटमेंट मैंने ले लिया यहां पर सम ए आर बी, तो देखो अब यहां पे क्या लगा है सम, तो सम ए आर बी, ये हो गया ए का सर्कल, ये हो गया बी का सर्कल, ये हो गया ए का सर्कल, ये हो गया बी का सर्कल, सम ए आर बी। अब यहां पर जैसे मैंने जो बात आपसे कही थी कि जितना पता है, ठीक है ना, जितना स्टेटमेंट कह रहा है वो आपके लिए 100% है, जो नहीं कह रहा वो आपके लिए 50% है। पॉसिबिलिटी में हो सकता है ऐसा हो जाए, जैसे ना ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, मुझे क्लियर नहीं है ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं कि उसने स्टेटमेंट ने कहा कि सम ए आर बी, तो अब कंक्लूजन अगर आ जाएगा कि सम बी आर ए, आप कहेंगे बिल्कुल सही है भाई, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। अब अगर इसी कंक्लूजन में मैं आपसे कह दूं कि सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो आपने कहा इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई। कुछ ए बी है, स्टेटमेंट केवल इतना बता रहा है, तो कुछ ए जब बी है तो कुछ बी ए भी होंगे, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, इस बारे में कोई भी जानकारी स्टेटमेंट में नहीं दी गई। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर ऑल की बात करूं, ऑल के लिए डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे यही स्टेटमेंट ऐसे ले लिया जाता कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, देखो ये हो गया ए का सर्कल और ये हो गया बी का सर्कल, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो जो ए का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा बी के अंतर्गत है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना, कि जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल में आपका सम भी आता है और आपका ऑल भी आता है, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल दोनों सही होते हैं। अर्थात मैं कहूँ सम ए आर बी तो भी सही होगा, ऑल ए आर बी तो भी सही है, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है। जैसे मैं कहता हूं कि ऑल बी आर ए, ये गलत होगा, लेकिन सम बी आर ए ये आपका सही होगा। क्लियर है? तो इसको इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर? अब जरा हम बात करते हैं नो के लिए कैसा डायग्राम बनेगा। जैसे यही स्टेटमेंट ऐसे ले लिया जाता कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम, ये ए का और ये आपका हो जाता बी का, ये ए का और ये बी का, इन दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। जब भाई ए का बी से कोई रिलेशन नहीं तो बी का ए से कोई रिलेशन नहीं। क्लियर है? समझ में आया? सबके लिए इस प्रकार से डायग्राम, ऑल के लिए और नो के लिए। अब आते हैं अपने स्टेटमेंट में। हमको जो डायग्राम बनाना है वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट देखिए दिया गया है कि ऑल व्हील्स आर ब्रेक्स, सभी पहिए ब्रेक हैं। दूसरा है सम गियर्स आर व्हील्स, कुछ गियर पहिए हैं। अब पहला कंक्लूजन है आपका कि नो ब्रेक इज गियर, कोई ब्रेक गियर नहीं है। दूसरा है सम गियर आर ब्रेक्स, कुछ गियर ब्रेक हैं, ठीक है। अब यहां पे आपका फर्स्ट दिया है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, बी दिया है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सी दिया है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, डी दिया है नाइदर फर्स्ट नॉर थर्ड सेकंड फॉलो। एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए, ऑप्शन ई, एक ऑप्शन इसमें और होना चाहिए कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है ना, फॉलो, ठीक है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। तो ये आपको जो आंसर देना है वो ए बी सी डी ई के अकॉर्डिंग देना है। अब जरा आते हैं अपने स्टेटमेंट में। सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। ऑल व्हील्स आर ब्रेक्स, सभी पहिए ब्रेक हैं, और सम गियर आर व्हील्स। देखो ये हो गया आपका व्हील्स, ये हो गया आपका व्हील्स, ठीक है ना, और ये हो गया आपका ब्रेक, ठीक है ना। ये क्या हो गया? ब्रेक, ये हो गया आपका ब्रेक। और दूसरा क्या है? सम गियर आर व्हील्स,
सम गियर आर व्हील्स, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे ये हो जाएगा आपका गियर, ऐसे तो बनेगा, ये हो जाएगा आपका गियर, ठीक है ना, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो एक चीज जरा समझो, यहां पे कहा गया कि ऑल व्हील्स आर ब्रेक, सम गियर्स आर व्हील्स, कुछ गियर पहिए हैं। तो जब गियर का जो सर्कल है जब वो व्हील को टच करेगा सम, तो उसका कुछ पार्ट अपने आप देखो टच हो गया, किससे? ब्रेक से। क्यों? क्योंकि व्हील किसके घर में रह रहा है? ब्रेक के घर में। तो अगर भाई इस गियर को व्हील से दोस्ती करनी है तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेक के घर में तो जाना ही पड़ेगा। तो जितना रिलेशन ब्रेक का जो है इस गियर का व्हील से है, उतना रिलेशन इस गियर का ब्रेक से भी है। अब जरा आ जाते हैं कंक्लूजन पे। पहला क्या कह रहा है? नो ब्रेक इज गियर, ये तो गलत हो गया, पहला गलत है भाई। क्यों? अब यहां पर देखो भाई, व्हील रहता है किसके घर में? ब्रेक के घर में, ठीक है ना। और गियर का जो है व्हील से कुछ का रिलेशन है, तो जितने का रिलेशन व्हील का गियर से उतने का रिलेशन ब्रेक से भी है। तो जब कुछ का रिलेशन व्हील से है तो फिर ब्रेक का भी कुछ का रिलेशन गियर से है। तो फिर ये कहना कि नो ब्रेक इज गियर, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि सम गियर आर ब्रेक, कुछ गियर ब्रेक हैं, ये सही है। दूसरा आपका 100% सही है, तो यहां पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, क्लियर है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 19 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है, अर्थात सिलोगिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहला काम क्या है? स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना, ठीक है, और फिर उस आधार पे निष्कर्ष को निकालना। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑल मेन आर डॉग्स, सभी पुरुष कुत्ते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। कंक्लूजन है पहला कि ऑल मेन आर कैट्स, सभी पुरुष बिल्लियां हैं। दूसरा है ऑल कैट्स आर मेन, सभी बिल्लियां पुरुष हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना। तो ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन आर डॉग्स, ये हो गया डॉग्स, ठीक है। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट, ये हो जाएगा आपका कैट, ठीक है। ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब देखो इसमें आप ये समझो, सबसे छोटा सर्कल कौन सा है? मेन का। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? कैट का। मैंने पहले ही बताया कि जब आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल दोनों सही होता है, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है, ठीक है। अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल मेन आर कैट्स, बिल्कुल सही है। ऑल मेन आर कैट बिल्कुल सही है, सभी पुरुष बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ऑल कैट्स आर मेन, ये गलत है, ये गलत है। देखो ऑल मेन आर कैट, आप अंदर से बाहर आ रहे हैं तो सम और ऑल दोनों सही होगा। अगर कहता सम मेन आर कैट तो भी सही होता, लेकिन जब आप बाहर से अंदर जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है। अगर यहीं पर होता कि सम कैट आर मेन तो सही होता, लेकिन ऑल कैट आर मेन ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपका पहला सही दूसरा गलत, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये आपका क्वेश्चन है जो है स्टेटमेंट एंड जो है एजम्पशंस, अर्थात मान्यता या कह सकते हैं पूर्व धारणा, ठीक है ना, या मान्यताएं। कहीं कहीं मान्यता लिख के आता है, कहीं कहीं पूर्व धारणा लिख के आता है, ठीक है। कहीं कहीं पूर्वानुमान भी लिखा होता है, पूर्वानुमान, पहले से लगाया गया अनुमान, ठीक है ना। तो एजम्पशन मतलब जो चीज 100% नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि हाँ इसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एक चीज जरा समझो, एजम्पशन का मतलब क्या है? जैसे कोई चीज है, जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो आप भगवान के सामने मत्था टेकते हैं, अब एक विश्वास पर मत्था टेकते हैं,
आपने मान्यता मानी है कि नहीं, भगवान के सामने मत्था टेकूंगा, भगवान से मैं गुजारिश करूंगा तो मैं पेपर में पास हो जाऊंगा। तो अगर आप देखो, आपने एक एजम्पशन कर रखा है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आप पेपर में पास हो जाएंगे, ये एजम्पशन है, ये पूर्व धारणा है, और आप पेपर में पास हो गए, ये आपका कंक्लूजन है। दोनों को जरा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। कंक्लूजन अलग होता है और एजम्पशन अलग होता है, ठीक है ना। एक धारणा, पहले से जो आपको चीजें पता हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए कि भाई आप किसी हीरो की मूवी आने वाली है, वो काफी फेमस हीरो है, अब जैसे मूवी आई तो आप कहते हैं कि हाँ इस हीरो की मूवी ये भी क्या हो जाएगी, जो है सुपर डुपर हिट जाएगी। अब आप उसका बैकग्राउंड पहले से जान रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, पहले भी जो इसकी मूवी आई वो पहले से हिट रही हैं, उस आधार पे आपने कहा। जैसे यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है कि अपार्ट फ्रॉम द इंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ टेलीविजन, इट्स एजुकेशनल वैल्यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड। टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा इसके शैक्षिक मूल्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पहला एजम्पशन क्या है, देखिए, पीपुल टेक द टेलीविजन टू बी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ओनली। लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। दूसरा है कि द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज्ड प्रॉपरली। टेलीविजन के शैक्षिक मूल्य को ठीक से महसूस नहीं किया गया है। अब आपको आंसर देना है ए, बी, सी और डी में से, ठीक है ना। ए कब देना है कि इफ एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, बी देना है कि इफ एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, केवल पहला समाहित है, सी देना है कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिक्ट, और डी देना है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, ठीक है। अब जरा देखो, यहां पर जो स्टेटमेंट है वो आपको बता रहा है, अब जो स्टेटमेंट कहेगा उसी के आधार पे आपको सोचना है। तो स्टेटमेंट ने कहा कि टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा इसके शैक्षिक मूल्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब पहला क्या कहा गया कि भाई लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं। तो भाई देखो, उसने मनोरंजन के अलावा, यहां पर उसने बात किसकी की कि टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अलावा, अर्थात यहां पर जो लोग हैं उसको टेलीविजन को एक मनोरंजन का, इनके इंटरटेनमेंट का साधन ही तो मानते हैं, तभी तो उसके शैक्षिक मूल्यों को इतना ध्यान नहीं देते कि भाई इसमें पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित कुछ चीजें हैं तो इनको भी देख लिया जाए। आप टीवी देखते हैं, आप टीवी ने हाँ यार ये लगा दो, बहुत देर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना, चलो टीवी चला लेते हैं। तो लोग जो है टीवी को केवल एंटरटेनमेंट का साधन मानते हैं, ये अवधारणा बिल्कुल सही है, 100% सही है। तभी जो है उसके शैक्षिक मूल्यों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो उसमें पढ़ाई की जो रिलेटेड जो आपके चैनल आते हैं उन पे लोग कम ध्यान देते हैं। लेकिन आते हैं, देखो स्टेटमेंट करा कि शैक्षिक मूल्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उसको भी लोगों को देखना चाहिए, ठीक है ना। टीवी के माध्यम से आप अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टेलीविजन इज नॉट रियलाइज प्रॉपरली, बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर जो है उनको जो है नहीं देखा जा रहा, उनके पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इफ बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, पहला और दूसरा दोनों समाहित हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखिए। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है आपका कि अर्ना कट अ केक इनटू 2 halves and cut 1/2 into smaller pieces of equal size. Each of the small pieces is 20 gram in weight. If she has 7 pieces of the cake in all with her, how heavy was the original cake? अराना ने एक केक को 2 हिस्सों में काटा, ठीक है, और आधे को समान आकार के छोटे टुकड़ों में काट लिया। प्रत्येक छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हैं तो मूल केक कितना भारी था? बताइए भाई, 120 ग्राम का था, 140 ग्राम का था, 240 ग्राम का था कि 280 ग्राम का था?
तो यहां पे अगर आप देखें तो देखो एक केक है उसके पास, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो ऐसे अराना ने केक काटा है, ये केक है, सपोज करो ये केक ऐसे हमने बना लिया, ये केक हो गया, ठीक है ना। इस केक को अराना दो भागों में काट देती है। देखो ये दो भाग काट दिया, पहले ये दो भाग काट दिया उसने, ठीक है। नहीं अभी सही केक नहीं बना, और सही से बनाते हैं केक को भाई। देखो थोड़ा अच्छे से बने, गोलाकार एकदम ऐसा, आप ठीक है, चलो ठीक ही है। अब यहां से इसको हमने ये बराबर भागों में ऐसे काट दिया उसने, ठीक। अब कह रहा है कि दो हिस्सों में काटने के बाद आधे को, ठीक है ना, अराना कट अ केक इनटू 2 हाफ्स एंड कट 1 हाफ इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ इक्वल साइज, हर एक का समान साइज है। अब आगे देखो एक बता रहा है कि ईच ऑफ द स्मॉलर पीसेस इज 20 ग्राम। इसने जो है दो भागों में काटा, एक भाग ये है, एक भाग ये है, और फिर इसको जो है, और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े और काट दिए इस प्रकार से, और एक इस टुकड़े का जो वजन है वो 20 ग्राम है। टोटल उसके पास कितने पीसेस हैं? टोटल पीसेस की बात करूं, टोटल पीसेस कितने हैं? टोटल जो है पीसेस कितनी है? तो उसने कहा कि भाई इफ सी हैज 7 पीसेस, उसके पास जो पीसेस हैं, टोटल पीसेस है वो 7 है। अच्छा 7 में एक पीस तो ये है और 6 पीस इसके हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, एक पीस और करो भाई, एक पीस यहां से और कर दो, ऐसे 6 पीस इसके हैं, ठीक है ना। इसको भाई काटा, उसके ये पीस तो उसने रख दिया ना, ये पीस काट के सब में बांट दिया। तो टोटल जब उसके पास 6 पीसेस हैं, उसने एक पीस तो अभी उसके पास रखा हुआ है, इसमें से एक पीस का जो है 20 ग्राम का वजन है। तो अगर मैं वेट बात करूं कि वेट ऑफ 6 पीसेस, वेट ऑफ 6 पीसेस, वेट ऑफ 6 पीसेस, तो आपने कहा ये हो जाएगा 6 इंटू 20, 6 इंटू 20, 6 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका 120 ग्राम। अब देखो एक जो ये पूरा इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, ये पूरा पार्ट जो है 120 ग्राम का है। ये पूरा पार्ट जो है 120 ग्राम का है। कितने का है? आपने कहा 120 ग्राम का है, पूरा का पूरा। जब ये 120 का है तो ये भी पूरा 120 ग्राम का होगा, ये भी पूरा 120 ग्राम का होगा। तो अगर मैं बात करूं कि ओरिजिनल केक कितना भारी था, ओरिजिनल केक कितना भारी था, तो आपने कहा कि भाई 120 ये हो गया, 120 इधर का हो गया, ये आपका जो है 240 ग्राम का था, 240 ग्राम का था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 240 ग्राम का था ये, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपका जो है 22 नंबर का है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे जो है लॉजिकल वेन डायग्राम से, ठीक है ना, तार्किक वेन आरेख, ठीक है ना। किस टॉपिक से? तार्किक वेन आरेख से। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट यंग पर्सन एंड सर्कल रिप्रेजेंट रूरल पीपल्स। स्टडी द डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग युवा व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए ये आपके सामने एक आरेख बना है जिसमें ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? डॉक्टर को, सर्कल रूरल एरियाज में रहने वालों को, और जो है ये जो स्क्वायर है ये यंग पर्सन को जो है रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लॉजिकल वेन डायग्राम में जो है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। डायग्राम इसी प्रकार से बन करके वहां पर आएगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए हर एक डायग्राम में लिखा कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर नहीं लिखा होगा तो आपके क्वेश्चन में पूरी जानकारी आपको दी गई होगी, अगर नहीं लिखा होगा तो आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट यंग डॉक्टर्स दैट लिव इन रूरल एरियाज।
वह भाग ज्ञात कीजिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवा डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे जो ये सारे पार्ट है इनको एक अल्फाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। जरा यहाँ पे समझ लीजिए पहले इस पार्ट को। जैसे ए यहाँ पे लिखा है, ए उन डॉक्टरों को रिप्रेजेंट करता है जो ना तो युवा पर्सन है और ना ही वो रूरल एरियाज में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका, इस वाले पार्ट का इन दोनों से ना तो स्क्वायर से कोई रिलेशन है, ना तो आपका सर्कल से कोई रिलेशन है। अगर हम बात करें डी की, तो डी ऐसे यंग डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो कि रूरल एरियाज में नहीं रहते। जी ऐसे यंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो ना तो रूरल एरियाज में रहते ना तो डॉक्टर हैं। यफ ऐसे जो है यंग पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जो रूरल एरिया में रहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। यफ ई उनको रिप्रेजेंट करता है जो रूरल एरिया में रहते हैं ना तो यंग पर्सन है और ना ही डॉक्टर है। बी उनको रिप्रेजेंट करता है ऐसे डॉक्टरों को जो रूरल एरियाज में तो रहते हैं लेकिन यंग पर्सन नहीं है। सी उनको रिप्रेजेंट करता है जो यंग पर्सन भी हैं, डॉक्टर भी हैं और रूरल एरियाज में भी रहते हैं। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट यंग डॉक्टर दैट लिव इन रूरल एरियाज, अर्थात वो डॉक्टर भी हो, वो यंग पर्सन भी हो और वो रूरल एरियाज में भी रहता हो। तो ऐसा भाग जो तीनों में कॉमन हो, अर्थात तीनों में, सर्कल में भी और आपका जो है स्क्वायर में भी और ट्रायंगल में भी, आपने कहा वो पार्ट है। सी देखो ये पार्ट इन तीनों में कॉमन है, ये पार्ट इन तीनों में कॉमन है, सर्कल में भी कॉमन है, ट्रायंगल में भी कॉमन है और आपका स्क्वायर में भी कॉमन है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, केवल आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर था बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 23 नंबर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है सीटिंग अरेंजमेंट से। किससे पूछा गया है? सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से। क्वेश्चन है कि 5 डिफरेंट कलर्ड बसेस आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ब्लैक कलर्ड बस इज स्टैंडिंग इन द इमीडिएटली राइट ऑफ रेड। Green color is between blue and yellow. Yellow color is between black and green. Which color bus is standing in the middle? 5 अलग अलग रंग की बसें दक्षिण की ओर एक पंक्ति में खड़ी हैं। काले रंग की बस लाल के ठीक दाएं खड़ी है। नीला और पीले के बीच हरा रंग है। पीला रंग काले और हरे के बीच है। बीच में किस रंग की बस खड़ी है? येलो खड़ी है कि जो है ब्लू खड़ी है कि ब्लैक की ग्रीन? तो देखो बात हो रही है सीटिंग अरेंजमेंट की और सीटिंग अरेंजमेंट में बात हो रही है लीनियर अरेंजमेंट की। दो प्रकार से हम लोग अरेंजमेंट पढ़ते हैं, लीनियर अरेंजमेंट एंड आपका सर्कल अरेंजमेंट एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, 3 प्रकार से। तो ये बात हो रही है आपके लीनियर अरेंजमेंट के साथ रेखीय क्रम की। तो जब लाइन की बात होती है तो सबसे पहले इस प्रकार से आप लाइन खींच लीजिए। वह किसी भी डायरेक्शन की बात करें लेकिन लाइन हमेशा आप ऐसे ही खींचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जहां से आपने लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट किया था ये आपका कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये कहलाता है आपका लेफ्ट हैंड साइड। और जहां पर आपने रो को खत्म कर दिया ये कहलाता है आपका राइट हैंड साइड, ये कहलाता है आपका राइट हैंड साइड, ये कहलाता है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इस रो में जो बैठेंगे चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, ठीक है ना, जो यहाँ पे रखी जाएगी, चाहे वो कोई बस हो, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर बैठेगा उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में लेफ्ट राइट ही तो किस प्रकार से लेफ्ट राइट यहाँ पर लिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये मान के चलिए कि ये आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ये आपकी तरह देख रहे हैं। और जब ये आपकी तरह देख रहे हैं तो जो आपका लेफ्ट राइट है वही इनका भी लेफ्ट राइट होगा। तो अगर इनके लेफ्ट राइट की बात करो देखो, और मेरा भी चेहरा जो है बोर्ड की तरफ हो गया, भाई मेरा चेहरा भी आपकी तरफ था तो मेरा लेफ्ट राइट आपका लेफ्ट राइट डिफरेंट है, लेकिन जैसे मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ हुआ आपका लेफ्ट राइट और मेरा लेफ्ट राइट समान हो गया। तो जो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट, जो मेरा राइट इसका राइट। तो यहां पर जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका इधर की तरफ क्या होगा? राइट, और इधर की तरफ क्या होगा? उसका लेफ्ट। क्लियर है? अब जैसे देखो 5 बसें कह रहा है, मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर दी इस प्रकार से। अब मुझे नहीं पता कौन सी बस कहाँ है,
5 बसें देखो 1 2 3 4 और ये 5, 5 इस प्रकार से मैंने लाइनें ड्रॉ कर दी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ब्लैक कलर्ड बस इज स्टैंडिंग इन द इमीडिएट राइट ऑफ रेड। जो काले रंग की बस है वो लाल के ठीक दाएं खड़ी है। अब देखो दायां इधर होगा ना, दायां इधर होगा। अगर यहां पे रेड है, अगर यहां पे रेड कलर की बस है तो यहां पे ब्लैक कलर की बस होगी, ये तो क्लियर है। यहां पे ब्लैक कलर की बस होगी, ये तो क्लियर है। अभी इनको हम यहां बैठा सकते हैं, यहां बहुत सारी अभी कंडीशन हम बना सकते हैं। यहां तक हम ब्लैक को ले जा सकते हैं। बिल्कुल आगे जरा देखो, क्या ब्लैक के बारे में कुछ और दिया गया है, रेड के बारे में कुछ और दिया गया है? आपने कहा आगे दिया गया है कि नीला और पीला के बीच हरा है, पीला रंग काले और हरे के बीच है। अब देखो यहां पे दिया गया है कि जो आपका पीला रंग वाली जो बस है वो आपकी जो है पीला रंग काले और हरे के बीच में है। अगर मैं ब्लैक को लास्ट में लेके जाता हूं, अगर मैं ब्लैक को लास्ट में लेके जाता हूं तो फिर इधर मेरी बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि उधर तो बात खत्म हो जाएगी। अगर यहां पे मैं ब्लैक को बैठाता हूं तो यहां पे आपका येलो हो जाएगा, यहां पे आपका येलो हो जाएगा, और जो येलो है वो जो है आपका ब्लैक और ग्रीन के बीच में है, तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। लास्ट में कौन बच गया, लास्ट में कौन बच गया? तो यहाँ पे जो है ब्लू बच गया, तो ब्लू यहाँ पे हो जाएगा, ब्लू यहाँ पे हो जाएगा। नीला और पीले के बीच हरा, देखो ब्लू और येलो के बीच में ग्रीन है, ब्लैक और ग्रीन के बीच में येलो है, ब्लैक जो है रेड के ठीक कहाँ है? राइट, इमीडिएटली राइट में है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। जिस प्रकार से यहाँ पर आपका दिया गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये आपका अरेंजमेंट बनकर तैयार हो गया। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीच में कौन है? तो बीच में येलो है। बीच में कौन है? तो बीच में आपकी येलो रंग की बस खड़ी है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो येलो रंग की जो बस है वो बीच में खड़ी है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का। ये भी क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग इन अ सर्कल। ए बी सी डी ई एफ और जी एक घेरे में बैठे ताश खेल रहे हैं। पहला कह रहा है कि एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, एफ जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी इज नेबर ऑफ एफ बट नॉट ऑफ ई, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन ई का नहीं। ई द नेबर ऑफ सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई सी का पड़ोसी है और जी के दाएं से चौथा है। डी इज बिटवीन ई एंड ए, डी ई और ए के बीच में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाएं से चौथा कौन है? डी है, ई है, सी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे सर्कुलर अरेंजमेंट से, सर्कल अरेंजमेंट से पूछा गया है। सर्कल अरेंजमेंट की जब बात आती है, देखो इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। इसमें दो कंडीशन आती है कि सबका चेहरा सेंटर की ओर है कि सबका चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ है। तो अगर यहां पर जैसे हमने मान लिया कि सबका चेहरा सेंटर की ओर है, सब जो है इस प्रकार से यहां पर बैठे हैं और सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, ठीक है ना। सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से जब सेंटर की तरफ देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब जो है सर्कल में लोग बैठे हों और उनका चेहरा सेंटर की ओर हो तो जो सर्कल है वो आपका जस्ट क्लॉक के जस्ट अपोजिट बिहेव करता है। तो क्लॉक में हम क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, राइट, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट। तो जब यहां पर लेफ्ट राइट की बात होगी तो क्लॉकवाइज में आप लेंगे लेफ्ट, क्लॉकवाइज में आप क्या लेंगे, क्लॉकवाइज में आप लेंगे लेफ्ट, क्लॉकवाइज में आप लेंगे लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में आप लेंगे राइट। क्लियर है? तो ये जो है सर्कल जस्ट घड़ी के अपोजिट बिहेव करता है। कब? जब सबका चेहरा सेंटर की तरफ होता है। अगर सबका चेहरा सेंटर से बाहर की तरफ होगा
तो फिर क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेंगे। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कितने लोग कह रहा है, तो आपने कहा कि 7 लोग हैं, तो सबसे पहला काम क्या है, सर्कल बना लीजिए, उसमें 7 लोगों को बैठा लीजिए। देखिए ये सर्कल बन गया और ये हो गया 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। ठीक है ना? अब देखो आप जो है क्वेश्चन में कहीं से भी लोगों को बैठाना स्टार्ट करते हैं, जो सर्कल की बात है घूम फिर के तो बात वहीं पर आनी है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, पहली कंडीशन क्या है, f इज सेकेंड टू द राइट ऑफ g, f g के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर f आपने यहाँ बैठा दे तो 1 2 g यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि दायां यही तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो f जो है g के दाएं दूसरा है। आगे क्या, b इज नेबर ऑफ f बट नॉट ऑफ e, b f का पड़ोसी है लेकिन e का नहीं है। अब देखो b यहाँ भी हो सकता है और b यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर b यहाँ होगा तो e यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना? और अगर b यहाँ है तो e यहाँ हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है कि e इज द नेबर ऑफ c एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ g, e c का पड़ोसी है और g के दाएं से चौथा है। अब देखो जो e है वह g के दाएं चौथा है, तो अगर g के दाएं चौथा है तो दायां तो यही होगा ना g का, राइट तो यही होगा g का। 1 2 3 4 e यहां पर होगा, ये तो क्लियर हो गया। जब e यहां पर होगा तो b यहां पर नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया भाई। b ये तो यहां या तो यहां हो सकता है, तो जब यहां पे कह रहा है कि e जो है वह c के दाएं चौथा है, तो फिर e अगर यहां पर होगा तो अब यहां पर b नहीं बैठ सकता, तो b का स्थान क्लियर होगा, यहीं पर होगा, ठीक है ना? और e किसका नेबर है, c का, तो c यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। और देखो आगे क्या कह रहा है, d इज बिटवीन e एंड a, d जो है वह e और a के बीच में है। अब एक चीज देखो, अगर मैं c को यहां पर बैठाता हूं तो d e और f के बीच में होगा भाई। अगर c को मैं यहां पे बैठा दूं, c को अगर मैं यहां पे बैठा दूं तो फिर मैं d को नहीं बैठा पाऊंगा, जो d e और a के बीच में है। d को मैं तो यहां बैठा हूं या तो फिर c को मैं यहां बैठा लूं तो d यहां मेरी बात बन जाएगी। तो आपने कहा ठीक है, c किसका पड़ोसी है, c e का पड़ोसी है, तो यहां पर हो जाएगा c, देखो तो भी वो e का पड़ोसी है और d a और e के बीच में है, तो देखो ये भी कहानी बन गई। तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपका बनके हो गया तैयार अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ g, g के बाएं से चौथा कौन है, तो g का बायां ये होगा, 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा आपका c, आंसर हो जाएगा आपका c। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है रैंकिंग टेस्ट से। किस टॉपिक से पूछा गया है? टॉपिक है आपका रैंकिंग टेस्ट, ठीक है ना? तो ये जो है आपका क्रम परीक्षा टॉपिक से पूछा गया है। हिंदी में क्रम परीक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान, कनन इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन, शंकर इज टॉलर देन रोहन एंड फरहान, हु इज द टॉलेस्ट। मोहन रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से छोटा है, कनन मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है, शंकर रोहन और फरहान से लंबा सबसे बड़ा कौन है? मोहन, फरहान, शंकर की कनन। तो देखो जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना कैसे है, जो बड़ा होगा उसको ऊपर बैठाएंगे, जो छोटा होगा उसको नीचे बैठाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन इज टॉलर देन रोहन, तो आपने कहा कि मोहन इज टॉलर देन रोहन, तो मोहन को ऊपर बैठाइए, रोहन को नीचे। बट शॉर्टर देन फरहान, फरहान को मोहन के ऊपर बैठा दीजिए। पहली जानकारी तो ये दी गई है कि मोहन रोहन से लंबा है लेकिन फरहान से छोटा है, तो मोहन को हमने बैठा दिया रोहन के ऊपर, मोहन के ऊपर बैठा दिया फरहान को। अब जरा देखो आगे क्या कह रहा है, कनन इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन। देखो कनन जो है वह मोहन से तो छोटा है, कनन जो है वह मोहन से तो छोटा है, मोहन से कनन क्या है आपका छोटा है, लेकिन यह रोहन से बड़ा है, लेकिन यह रोहन से बड़ा है। अर्थात तो मोहन और रोहन के बीच में कनन आएगा,
क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई कि कनन मोहन से छोटा है लेकिन रोहन से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से लंबा है। शंकर जो है रोहन और फरहान से लंबा है, ठीक है ना। शंकर जो है शंकर किससे, शंकर जो है रोहन और फरहान दोनों से लंबा है। रोहन और फरहान दोनों से लंबा है। अब एक चीज जरा देखो, अगर इन सबको हम मिला लें तो सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे ऊपर आएगा शंकर, क्योंकि शंकर जो है वो आपका फरहान से लंबा है। फरहान जो है वो आपका मोहन से लंबा है। मोहन जो है वो आपका कनन से लंबा है। और कनन जो है आपका वो आपका रोहन से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा शंकर, सबसे छोटा रोहन। सबसे लंबा शंकर, सबसे छोटा रोहन, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है आपका शंकर, सबसे छोटा है आपका रोहन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका जो है ये भी रैंकिंग टेस्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका जो है कि इन अ क्यू ऑफ गर्ल्स सामा इज 11th फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड 27th फ्रॉम द लास्ट, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्यू। लड़कियों की एक कतार में सामा शुरू से 11वें स्थान पर और अंत से 27वें स्थान पर है। कतार में कितनी लड़कियां हैं, 37 है कि 43 है कि 35 है कि 36 है। देखो रैंकिंग टेस्ट में जब बात केवल पंक्ति में केवल किसी एक व्यक्ति की हो, ठीक है ना, रैंकिंग टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, अगर पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की बात हो रही हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू L प्लस R माइनस का 1। सर ये L क्या है, L है प्लेस वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, R है प्लेस वैल्यू फ्रॉम राइट साइड, ठीक है ना। लेफ्ट साइड किसे बोलेंगे, शुरुआत को, राइट साइड किसे बोलेंगे, लास्ट को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, और n क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो सामा है उसका शुरुआत से, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं सामा की, तो जो उस पंक्ति में बैठी है उस पंक्ति में उसका जो है शुरुआत से कितना स्थान है, 11th है, अर्थात L बराबर हो जाएगा 11th। और R बराबर कितना है आपका, R बराबर है 27, लास्ट से उसका स्थान 27 है। तो यहाँ पे आपको n जो है निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा आपका L प्लस R माइनस का 1, तो 11 प्लस 27 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 38 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 37। तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, उस पंक्ति में टोटल 37 लड़कियां हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति की बात हो तो आप बहुत आसानी से इस फार्मूले का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं, n बराबर L प्लस R माइनस का 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि a डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन द रोड क्रॉसिंग, ड्यू टू एन एक्सीडेंट द पोल टर्न इन सच अ मैनर that the pointer which was showing east started showing south. Sita, a traveler, went to the wrong direction thinking it to be west. In what direction actually she was traveling? रोड क्रॉसिंग पर एक दिशा पोल स्थित था। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस तरह मुड़ गया कि जो संकेतक पूर्व को दिखा रहा था वह दक्षिण को दिखाने लगा। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा समझ गलत दिशा में चली गई, वह वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रही थी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका डायरेक्शन टेस्ट से। अगर हम डायरेक्शन की बात करें देखो तो ये 4 डायरेक्शन मेन होती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है दिशा सूचक लगा हुआ था। इस दिशा सूचक की अगर हम बात करें तो देखो ये दिशाएं आपकी मेन दिशा होती है। ये आपकी ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये दिशा होती है साउथ। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है ना। 2 दिशाएं जो आपस में ये चारों दिशाएं आपस में इस सेंटर पॉइंट के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट जब आपस में मिलती हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं।
इसी प्रकार से ईस्ट और साउथ 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट आपकी 90 डिग्री। टोटल रीजनिंग में हम 8 डायरेक्शनों की बात करते हैं। 4 आपकी मेन डायरेक्शन है, 4 इसकी मिडिल डायरेक्शन है। जैसे देखो ये मिडिल की क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है। अब यहां पर दिशा सूचक जो लगा था वो इस प्रकार से लगा था, लेकिन जब यहां पर जो है एक्सीडेंट हो गया, अब देखो यहां पर एक चीज और समझना, ये जो पूरा एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बता रखा है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अर्थात ये दोनों दिशाएं आपस में जो जब जुड़ती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, अर्थात एक राइट एंगल बनाती हैं। अब कह रहा है कि जब यहां पर इनका एक्सीडेंट हो गया इस पोल का, तो जो ईस्ट को दर्शा रहा था वो साउथ को दर्शाने लगा। तो देखो अब यही जो पोल है यहां पे ये घूम गया और ये जो साउथ है ना ये पहुंच गया ईस्ट की जगह, अर्थात ये साउथ पहुंच गया यहां पर। तो ईस्ट कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट पहुंच जाएगा यहां नॉर्थ की जगह। ईस्ट पहुंच जाएगा कहां पे, ईस्ट पहुंच गया यहां से घूम के यहां पे, ईस्ट पहुंच गया नॉर्थ की जगह। नॉर्थ आ गया आपका जो है, नॉर्थ आ गया आपका वेस्ट की जगह, वेस्ट पहुंच गया आपका कहां पर, वेस्ट पहुंच गया साउथ की जगह। बात मेरी समझ में आ रही है। सारा का सारा जो है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सब मूव हो गए, क्योंकि जो साउथ कहां पहुंच गया भाई। अब देखो ये सेंटर पॉइंट के द्वारा जुड़े हैं, अगर एक डायरेक्शन मूव हो जाएगी तो बाकी चारों अपने आप मूव हो जाएंगी। जैसे आप समझिए इसको, जैसे पंखा है, अब पंखे में एक धुरी होती है, धुरी के द्वारा वो बाकी तीनों पत्तियां आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर एक पत्ती को आप घुमाते तो बाकी दोनों अपने आप मूव कर जाती हैं। वही चीज यहां पर भी है कि जब एक डायरेक्शन को आप मूव कराएंगे दूसरी अपने आप कर जाएगी। तो अब देखिए कि जो ईस्ट है तो ईस्ट की जगह साउथ पहुंच गया, ईस्ट पहुंच गया नॉर्थ की जगह, नॉर्थ पहुंच गया साउथ की वेस्ट की जगह, और वेस्ट पहुंच गया साउथ की जगह। तो कह रहा है कि जो सीता जो ट्रेवलर थी वो उस दिशा को, ठीक है ना, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा समझ गलत दिशा में चली गई। तो देखो ये वो पश्चिम, अब ये पश्चिम किसको समझ रही थी, ये जो है यहां पश्चिम लगा है, ठीक है ना, उसको पश्चिम में जाना था और उसको यह पश्चिम ही समझ के जो है उसमें चली गई, जो कि गलत दिशा थी। तो वो वास्तव में किस दिशा में जा रही थी, वो वास्तव में जो है साउथ में जा रही थी, वास्तव में वह साउथ में जा रही थी, वास्तव में वह दक्षिण दिशा में जा रही थी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो। बात मेरी समझ में आ गई भाई। ये जो है ये वेस्ट है ना, उसको वेस्ट में जाना है, वो तो कहेगी भाई ये वेस्ट है, लेकिन ये तो वेस्ट गलती से हुआ है ना, जब एक्सीडेंट के बाद हुआ है। रियल में कौन सी डायरेक्शन है, रियल में ये साउथ डायरेक्शन है। तो यहां पे जो है वो पूछ रहा है कि रियल में किस डायरेक्शन में जा रही थी, तो रियल में वो साउथ डायरेक्शन में जा रही थी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पिक्चर रीजनिंग से लिया गया है। क्वेश्चन है देखिए आपका कि सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका लिया गया पिक्चर रीजनिंग से। यहां पे एक क्वेश्चन फिगर दिया गया, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर फिगर में से कौन सा आपका आएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो दो आकृतियां आपको एक जैसी दिखाई पड़ रही। देखो ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं। तो जब इन दोनों का रिलेशन है तो इस आकृति का रिलेशन इससे होगा, इस आकृति का रिलेशन इससे होगा कि नहीं होगा। अब जरा यहां पर देख लो इनमें मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है। तो जो मूवमेंट हम देखते हैं वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। किसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन की। जैसे ये डायरेक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि 4 आपके मेन डायरेक्शन होते हैं ये, ठीक है ना, 4 आपके मेन डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। यहाँ पे मेन हमें लेना है उसके बीच का एंगल, लेकिन हम टोटल यहाँ पे 8 डायरेक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये देखो आपका होगा जो है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अभी देखो कैसे आप डायरेक्शन के माध्यम से बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये पूरा एंगल है आपका 90 डिग्री का, ये भी है 90 डिग्री का, और ये भी एंगल पूरा आपका 90 डिग्री का है, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ जाइएगा।
यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे बनाया गया है, और ये भी आपका जो है पूरा एंगल ये है आपका 90 डिग्री का। जो बीच की डायरेक्शन है 45 में इसको डिवाइड कर देती है, तो ये बीच का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो आपके डायरेक्शन में दो फॉर्म में एंगल होते हैं, 90 और 45। अब देखो ये जो मूवमेंट होता है इस प्रकार से, ये मूवमेंट हो जाएगा क्लॉकवाइज, और जो ये मूवमेंट होता है ये मूवमेंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज CW, और ये हो जाएगा आपका ACW, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब जरा यहां पे समझो, देखो अगर मैं यहां पे एंगल की बात करता हूं तो इसका रिलेशन अगर मैं इससे देखूं तो यहां पर देखो ये सर्कल था, ये सर्कल जो ये वाला ब्लैक वाला एरिया है, ये ब्लैक वाला एरिया है वो इधर शिफ्ट हो गया। तो यहां पर तो भाई कोई भी ब्लैक नहीं है, यहां पर तो दोनों ब्लैंक है, ठीक है ना, और आधा का आधा सर्कल है। तो यहां पर देखो भाई जो आएगा वो आधा सर्कल आएगा, तो सी तो नहीं होगा, पहली बात तो ये क्लियर करो। यहां पर देखो ये ट्रायंगल ब्लैक है, यहां भी ट्रायंगल ब्लैक है, स्क्वायर ब्लैंक है, यहां भी स्क्वायर ब्लैंक है, ये दोनों ब्लैंक है, दोनों ब्लैंक आएंगे, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो, चुकी यहाँ पे ट्रायंगल आपका कलर्ड है। अब जरा देखो ए और डी में कोई एक आंसर आपका सही है। अब जरा देखो अगर आप देखें तो देखो अगर मैं मान के चलूं कि ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 डिग्री है, तो ये पूरा का पूरा यहां से यहां 90 डिग्री क्लॉक, आप देखो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये क्लॉकवाइज में मूव कर गया। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं तो ये वाला जो है ये पूरा का पूरा आपका 180 डिग्री, देखो यहां से पूरा यहां पहुंच गया, यहां से पूरा ये यहां पहुंच गया 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा देखो 90 प्लस 90 180, तो ये पूरा का पूरा अगर यहां से यहां आ जाएगा तो ये 90 पूरा 180 है, तो ये पूरा 180 डिग्री मूव कर गया। तो चाहे इसको आप क्लॉकवाइज मान लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री मूव कर गया। तो यहां पर भी देखिए अगर मैं बात करूं तो ये जाएगा आपका जो है 90 डिग्री, जब 90 डिग्री जाएगा तो ये यहां से ये देखो 45, ये 45, ये यहां पर आएगा, ये 45, ये 45, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो यहां पे आपको ट्रायंगल मिलेगा, तो यहां पे दोनों में ट्रायंगल है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन जो आपका ये नीचे स्क्वायर है ये पूरा 180 डिग्री मूव करेगा, ये पूरा 180 डिग्री मूव करेगा, और 180 डिग्री में ये ऊपर दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, ऊपर, नीचे नहीं। तो ये आंसर ए गलत है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है ऐसे क्वेश्चनों को आप डायरेक्शन के माध्यम से, उसके एंगल के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 28, टोटल 28 हो गए। तो 14 फर्स्ट में, 14 सेकेंड में, टोटल 28 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस टेस्ट 13 में सॉल्व किए। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।